हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो जो टाइप्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग की टॉपिक है ज्योमेट्री, ज्यामिति। इसको हम लोग रेखा गणित के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब हम लोग इसमें रेखाओं का गणित पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है रेखा तथा कोण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रेखा के बारे में, फिर कोण के बारे में, तो लाइंस एंड एंगल के बारे में। ठीक है, तो पहली टॉपिक होगी लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कोण या फिर एंगल क्या होता है। तो लाइन की डिफिनीशन बताने से पहले हमें जानना पड़ेगा पॉइंट के बारे में। ठीक है, पॉइंट या फिर इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदी में हम लोग बिंदु बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले कोई टेंशन ना लें, हिंदी में भी बताया जाएगा और इंग्लिश में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट किसे कहेंगे, तो पॉइंट की तो कोई प्रॉपर डिफिनीशन होती नहीं है, इसे हम लोग कुछ स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पॉइंट की कोई रेडियस नहीं होती है, और पॉइंट हैज नो रेडियस। इसका मतलब है क्या, पॉइंट की कोई रेडियस नहीं होती है, मतलब बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है, कोई त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है। त्रिज्या होती किसकी है, तो त्रिज्या होती है सर्कल की, हम लोग जानते हैं पहले से। तो हमने मान लिया इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हमने इससे कुछ छोटा सर्कल बनाया, इसका हमने रेडियस मान लिया 3 सेंटीमीटर। हमने इससे कुछ और छोटा सर्कल बनाया जिसका हमने रेडियस मान लिया 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस सर्कल को छोटा करते करते हम उस स्थिति में अगर पहुंच जाएं कि उसका जो रेडियस वो कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग नाम देंगे क्या, पॉइंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट, जिसका रेडियस क्या है, 0। जब रेडियस 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि जब रेडियस ही 0 है तो ना ही इसकी चौड़ाई होगी, ना ही इसकी कोई लंबाई होगी, ना ही मोटाई, या फिर ऐसे कह सकते हैं। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट है कि अ पॉइंट हैज नो लेंथ। नो लेंथ मतलब इसकी लंबाई नहीं होगी, लंबाई इसकी नहीं होगी। दूसरा कह सकते हैं नो विड्थ, इसका मतलब इसकी चौड़ाई भी नहीं होगी, इसकी ना ही लंबाई होगी और ना ही चौड़ाई होगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई या फिर गहराई की बात करते हैं तो नो डेप्थ, इसकी कोई गहराई भी नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या देखा कि पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है, पॉइंट हैज नो रेडियस। जब रेडियस ही उसकी 0 के बराबर होगी, जब उसकी रेडियस 0 के बराबर होगी, तब ना ही उसकी लेंथ होगी, ना ही विड्थ होगा, ना ही डेप्थ होगा। ठीक है, और अगला देखेंगे कि पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पॉइंट केवल लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोगों ने ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया जिसको हम लोगों ने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। हम लोग बेसिकली किसी पॉइंट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहाँ एक पॉइंट बनाया जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये पॉइंट इस ए का लोकेशन को बता रहा है कि ये ए का लोकेशन क्या है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसके लोकेशन को या मतलब स्थिति को बता रहा है। पॉइंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान की स्थिति को बताता है। ठीक है, हम नाउन की परिभाषा नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उसके लोकेशन को बताता है, वही क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा, जिसका रेडियस क्या होगा, 0 होगा, ना ही इसकी लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही मोटाई या फिर ऊंचाई या फिर गहराई कह सकते हैं, ना ही इसकी गहराई होगी। अगला आता है कि एक बिंदु से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक बिंदु से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम लोग एक बिंदु से होकर के अनंत संगामी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे एक लाइन ये हो गई,
इसी पॉइंट से होकर जाती हुई एक लाइन ये हो गई, इसी पॉइंट से होकर जाती हुई एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। इसका मतलब इन सभी रेखाओं को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो सभी रेखाएं संगामी रेखाओं के नाम से जानी जाएंगी। और तो हमने क्या देखा कि एक पॉइंट से होकर अनंत संगामी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो लिख देंगे एक पॉइंट से होकर अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट संगामी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब संगामी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना लें। संगामी रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहेंगे? तो हमने एक लाइन खींच लिया। हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। या फिर अगर लाइन नहीं खींचें तो केवल पॉइंट्स को लेके हम लोग दिखा सकते हैं कि हमने बहुत सारे पॉइंट खींचे जो कि एक ही सीध में हो। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। ठीक है, तो इनको सबको मिलाने पर एक सीधी रेखा हमें मिलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। सारे बिंदु किसी एक ही रेखा पर स्थित हो सकते हैं या फिर एक ही सीध में होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एफ, कोप्लेनर पॉइंट। ठीक है, कोप्लेनर, हमें प्लेन के बारे में जानना है। ठीक है, प्लेन हम लोग पढ़े हैं 2D में और 3D में। अगर नहीं पढ़े तो आगे हम बताएंगे 2D और 3D का मतलब होता क्या है। 2 डायमेंशन, द्विविमीय। ठीक है, मान लेते हैं हमने ये x एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस बनाया। ठीक है, तो इस पे हमने मान लेते हैं अगर लंबाई माप रहे हैं तो इस पे उसकी चौड़ाई मापेंगे। ठीक है, और इससे हम लोगों ने मिला करके एक ऐसी संरचना बना दिया। अब ये एक तरीके से एक प्लेन बन गया, और प्लेन कैसा बना? 2D शेप का बना। ठीक है, और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय, 3 डायमेंशन। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने ये भी संरचना देखी है, ये भी संरचना देखी है, तो जहाँ भी इस तरीके की संरचना दिखेगी उसे हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल, और जहाँ पे इस तरीके की संरचना मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल। इसका मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई ही केवल माप सकते हैं, जबकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापा जा सकता है। इसमें केवल लेंथ इंटू ब्रेथ माप सकते हैं, जबकि इसमें हम लोग लेंथ भी माप सकते हैं, ब्रेथ भी माप सकते हैं और हाइट भी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। वो 3D शेप है, और जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी वो 2D शेप है। तो 2D में लें या फिर 3D में लें, हमें बताना था कोप्लेनर। प्लेन 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने प्लेन में कुछ पॉइंट्स को ले लिया। ठीक है, हमने प्लेन में कुछ पॉइंट्स को ले लिया, और ये सारे पॉइंट्स किसी एक प्लेन में होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर पॉइंट। ये सारे पॉइंट क्या बोलेंगे जाएंगे? कोप्लेनर। ठीक है, तो हमने पॉइंट के बारे में इतना पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग लाइन की डिफिनीशन आसानी से दे सकते हैं कि लाइन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। हाँ, तो देखिए, लाइन या फिर रेखा किसे कहेंगे? हमने पॉइंट लिया, इसके करीब एक और पॉइंट ले लिया, इसी के करीब एक और पॉइंट ले लिया। मान लेते हैं हम लोग दूर दूर भी ले सकते थे। हम लोग को पॉइंट एक ही सीध में लेना है। ठीक है, और करीब करीब, जैसे एक दूसरे से ये चिपके हुए नजर आए, और
इनको हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरीके से इधर बढ़ाएं और इधर बढ़ाएं, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं इन पॉइंट्स को, तो इनफाइनाइट तक बढ़ा दें। इसका मतलब इनको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट तक बढ़े। इसका मतलब इन सब पॉइंट को अगर मिलाएंगे, इस पर भी तो पॉइंट होंगे बहुत करीब करीब, सबको मिलाने पर हमें क्या मिला, एक तरीके से हमें लाइन मिल गई। बहुत सारे हम लोग अनंत बिंदुओं को एक साथ मिला दें और सभी एक सीध में हो, तो वो हमें क्या देगा, रेखा देगा, जो कि दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने बताया कि ऐसे बिंदुओं का समूह जो कि बहुत करीब हो या फिर एक दूसरे से मिले हुए हों और दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे, ठीक है। दोनों दिशाओं में बढ़ेंगी, मान लेते हैं इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। और एक चीज़ और, हमने इसको क्या नाम दिया, लाइन नाम दिया, मतलब रेखा। ये रेखा है और हमेशा रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से, ठीक है। हमेशा ध्यान देंगे ये दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है, इसलिए हम लोग को इस साइन का हमेशा याद रखना है कि इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद आता है रे। रे मतलब किरण, ठीक है। अब रे होगा क्या, तो इसके किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दीजिए। हमने मान लिया ए पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया और दूसरे साइड में इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे रे या फिर किरण। इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से, इसको भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि इन सब चीज़ों का आगे यूज होगा जब हम लोग एंगल बनाएंगे, जब हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, तो इनका यूज होगा, ठीक है। तो रे मतलब किरण किसे कहेंगे, तो इसके एक भाग को स्थिर कर दिया जाए और दूसरे भाग को अनंत तक बढ़ाया जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। इसके बाद आता है रेखाखंड, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसे कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसी रेखा को मान लेते हैं ये एक रेखा थी, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई जा रही थी, लेकिन इनके बीच में हम लोगों ने कोई दो पॉइंट ले लिया और केवल इसके बीच की दूरी को मापना है, तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। तो केवल ए बी को हम लोग ने अगर अलग करके लिखा तो ए और बी लिखा, यही क्या कहलाएगा, इस रेखा का रेखाखंड कहलाएगा। रेखा का खंड, रेखा का एक छोटा सा भाग जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेखाखंड के नाम से जानेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करना है तो ए बी, इसमें इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि रेखा को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो रेखा को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह ये होगा, ये साइन होगा, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि रेखाखंड को किस चिन्ह से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने रेखा देखा, तो रेखाओं के प्रकार पे आते हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है, हम लोग अब देखेंगे रेखाओं के प्रकार। तो लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल लाइंस, सॉरी टाइप्स ऑफ लाइंस। तो टाइप्स ऑफ लाइन मतलब रेखाओं के प्रकार। रेखाएं कितने प्रकार की होंगी इसे देखना है। तो फर्स्ट होता है सरल रेखा, या फिर इसी का नाम देंगे हम लोग क्या, सीधी रेखा। सीधी रेखा, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन। दूसरा होता है वक्र रेखा, दूसरा होता है वक्र रेखा, इसको बोलेंगे कर्व लाइन। इसके बारे में देख लेते हैं सरल रेखा किसे कहेंगे। तो सरल रेखा एकदम इसके पॉइंट्स एक सीध में होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखा। इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं।
दूसरा होता है वक्र रेखा, चलिए इसको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन में ये कैसे भी शेप में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र रेखा। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। वक्र रेखा का मतलब ये क्या कि इनके जो पॉइंट्स हैं एक सीध में ना होकर के इधर उधर होंगे और उनको मिलाने पर जो हमें संरचना मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र रेखा, ठीक है। इतना हमने देख लिया, तो आगे चलते हैं। अब सरल रेखा के प्रकार क्या क्या होंगे, ठीक है। सरल रेखा कितने प्रकार की होगी, पहला टॉपिक ये उठाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे वक्र रेखा। तो देखिए सरल रेखा में पहला हम लोग उठाते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। समांतर रेखा तो देखिए दो या दो से हम लोग अधिक भी लाइन ले सकते हैं, हमने केवल दो ही लाइन लिया। अब हमने ये देखा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस मापने पर हर जगह कहीं भी मापिए, ठीक है, अगर ये बराबर पाई जाती है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर एंड हो रहा है, अगर इनके बीच में जहाँ भी इनके डिस्टेंस को हमने मापा, अगर ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर आया, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर आया, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है, तो इन लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे, मतलब समांतर रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। इन लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। अब जब रेखा पढ़ ही रहे हैं तो रेखा का समीकरण भी देख लेते हैं। तो रेखा का जो समीकरण होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है, जहाँ पे a b x और y के क्या है, गुणांक हैं, मतलब इस अंक से इस x में गुणा हुआ है, a से x में गुणा हुआ है, b से y में गुणा हुआ है, और ये क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है, सरल रेखा का समीकरण है, इसे हमेशा याद रखिएगा, सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया, पैरेलल लाइन समझ लिया। इसके बाद आता है आपका अगला लंबवत रेखा। लंबवत रेखा इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पर काटें या फिर एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लंबवत रेखाएं बोलेंगे। और इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण, ठीक है। जहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है दो रेखाओं के बीच में तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, समकोण के नाम से जानेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं समांतर रेखा, समझ में आ गया, लंबवत रेखा समझ में आ गया। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे संगामी रेखा, कंकरेंट लाइन, ठीक है। संगामी रेखा किसे कहेंगे, तो बहुत सी रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु से काटती हुई निकले, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारी रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं हैं। तथा इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हीं का प्रतिच्छेदन बिंदु बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो संगामी रेखाएं क्या होंगी, क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अगला देखेंगे चलिए अब इसको 1 कर देते हैं। फोर्थ हम लोग देखेंगे समांतर रेखा हो गया, लंबवत रेखा हो गया, संगामी रेखा हो गया। अब हम लोग देखेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा इसको नाम देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो तिर्यक रेखा होगी क्या, हमने एक इस तरीके की संरचना बना लिया, उसको हम लोग बोलेंगे तिर्यक रेखा। ये जरूरी नहीं है ऐसे खींचें, हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, या फिर ऐसे भी खींच सकते हैं। ये भी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसको अभी बताएंगे यहाँ पर समांतर रेखा के लिए इसका कैसे प्रयोग करेंगे और कब कब कौन सा कोण बनेगा। चलिए तिर्यक रेखा के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इसको बोलेंगे
इंटरसेक्टिंग लाइन। तो प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी तो वही बिंदु क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। और ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेखाएं हो गई, रेखाओं का प्रकार हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कोण के ऊपर कि कोण किसे कहेंगे। ठीक है, एंगल, इसको हम लोग हिंदी में कोण बोलते हैं। तो चलिए, हमने पीछे पढ़ के आया कि रेखा, किरण और रेखाखंड। तो चलिए, हमने देखा कि एक किरण हमने ऐसे खींचा। ठीक है, एक किरण इसी तरीके से हम लोग इधर खींच दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि दो किरणें जिनका उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन एक ही है, इससे होकर बाहर निकल रही हैं। तो जब ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ यहाँ पे इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग कोण बोलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम लोग इसका नाम अगर ए दे दें, इसका नाम अगर बी दे दें, इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल ए, इसका नाम दे देते हैं ओ, तो एंगल ए ओ बी थीटा के बराबर होगा। मतलब इस थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट करना होगा तो एंगल ए ओ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कोण को हमने देखा कि कोई भी दो या दो से अधिक, अगर मान लेते हैं किरणें ले लें, एक ये किरण हो गई, एक ये किरण हो गई, एक ये किरण हो गई, तो ये इसके साथ कोई कोण बनाएगा, ये इसके साथ कोई कोण बनाएगा, ये इसके साथ कोई कोण बनाएगा। इसका मतलब दो या दो से अधिक किरणों को के बीच में जो बनने वाला जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, जब कोण क्लियर हो गया तो हम लोग देखेंगे उनके प्रकार, और इनके प्रकार में हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हम लोग का न्यून कोण। फर्स्ट होता है न्यून कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो देखिए, हमें एक्यूट एंगल के बारे में अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल था। ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते जाते हम लोग को 90 डिग्री मिल गया। अब हम लोग क्या करें कि इससे 0 से कुछ बड़ा और 90 डिग्री से कुछ छोटा, और इनके बीच में हमने कोई थीटा मान लिया। तो ऐसा कोण अगर बना सकें तो इसे ऐसे कितने कोण बनाए जा सकते हैं? हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, मतलब अनंत कोण हम लोग खींच सकते हैं, जो कि क्या होंगे? तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं थीटा ही लेके देखते हैं, तो थीटा जो होगा क्या, वो 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जब कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, हम लोग इस तरीके के कोण को कह सकते हैं। ये कौन सा कोण है? मान लेते हैं यहाँ पे था B, यहाँ था A, यहाँ था O, इसको लिए थे थीटा, इसके पहले हम लोग लिए थे, तो लिख सकते हैं एंगल AOB थीटा के बराबर था, तो लिख सकते हैं ये लेस देन होगा 90 डिग्री से एंड ग्रेटर देन होगा किससे? और ग्रेटर देन होगा किससे? 0 डिग्री से। तो इसको हम लोगों ने क्या देखा? न्यून कोण। दूसरा होता है इसके बाद समकोण, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। अभी बताया कि ऐसा कोण जो एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना देंगे
उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण। इसका मतलब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री के, तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण। चलिए इसको एक्स और वाई ले लेते हैं। थर्ड आएगा इसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। तो अधिक कोण किसे बोलेंगे, तो वह कोण जो 90 से बड़ा हो जाए, इससे बड़ा हो जाए। तो चलिए ये हो गया x, हमने इस तरीके से खींच दिया। यहाँ पे ये क्या था, ये 90 था, ये 90 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। और कितने से कम होना चाहिए, तो 180 से। अगर ये थीटा है तो बोलेंगे थीटा लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा कोण जो 90 अंश से, गेट खोल दो, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। आगे चलते हैं। चौथा है सरल कोण, या फिर इसका नाम देते हैं ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या ऋजु कोण, तो वह कोण, मान लेते हैं ये ए हो गया, यहाँ ओ था, और इसको हमने घुमाते हुए यहाँ तक ला दिया, बी तक, ठीक है। हमने इसके बीच में कोण देखा, वो हो गया 180 डिग्री के बराबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल कोण या ऋजु कोण। तो सरल कोण या ऋजु कोण वह होगा जब उसमें वो कितने के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उसको सरल कोण या ऋजु कोण बोलेंगे। इसके बाद आता है आपका पांचवा वृहद कोण। वृहद कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। वृहद कोण क्या होता है, तो वह कोण जो 180 से क्या हो जाए, 180 से बड़ा और 360 से क्या हो जाए, छोटा। वह कोण जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, वृहद कोण बोलेंगे। इसके बाद आता है सरल कोण। सरल कोण तो हो चुका है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, या फिर इसी को हम लोग पूर्ण कोण भी बोलते हैं। पूर्ण कोण, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो वह कोण, मान लेते हैं यहाँ ए था, यहाँ ओ था। अब ये कोण इस तरीके से यहाँ तक हम लोग अगर फिर वहीं तक पहुँच जाए, मान लेते इसी पर ये बी भी पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे बनने वाला कोण क्या था, 360 डिग्री। अगर कहें थीटा बराबर 360 हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, संपूर्ण कोण। अब कुछ कोण और होंगे, इनके बारे में हम लोग को जानना होगा। तो ये कब कब होंगे, मिटा दें, आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कोणों का 6 प्रकार देख लिया। अब कुछ कोणों के प्रकार और होते हैं, जैसे हम लोगों ने सुना है पूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पूरक कोण, इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है, इसे हम लोग अब ध्यान से देखेंगे। तो पूरक कोण को उठा लेते हैं, कहीं भी दो कोण, मान लेते हैं हमने एक कोण ये ले लिया और दूसरा कोण हमने इसी प्रकार से ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा कोण बने
या फिर यहाँ पे कर लीजिए आप आसानी के लिए, x डिग्री बने, यहाँ पे अगर y डिग्री बने, या फिर दोनों एंगल को जोड़ के हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं, हम लोग दोनों को जोड़ करके इस तरीके से अगर बना दें, ठीक है, इसको हमने यहाँ कर दिया, इसको हमने यहाँ कर दिया, दोनों को जोड़ करके हमने यही बना दिया। यहाँ था x डिग्री, यहाँ था y डिग्री। पूरा कोण की बात कर रहे हैं, पूरा कोण किसे कहेंगे? तो जब भी दो कोणों को जोड़ने पर इस प्रकार से ही हो वो, ठीक है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री को जोड़ने पर अगर वो 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे, क्या नाम देंगे उसको? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूरा कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा समपूरक कोण किसे कहेंगे? तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश का कोण बने, मान लेते हैं कोई अलग अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री ऐड करने पर 180 डिग्री आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। हमेशा याद रखिएगा। तो मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इस पे जो एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल बनेगा, यहाँ पे अल्फा डिग्री था, यहाँ पे बीटा डिग्री था। अब दोनों को जोड़ने पर हमें अगर 180 डिग्री मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समपूरक कोण, या फिर उसी को हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। आगे चलते हैं। अब हम लोग कोण के प्रकार पढ़ रहे थे, तो इसी में हम लोग और प्रकार देख सकते हैं। कोणों के कुछ होते हैं, पहला होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण किसे कहेंगे? दूसरा इसी में आएगा संगत कोण, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड आएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इन तीनों को अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या क्या होते हैं इसे हमें देखना है। देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा था पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। तो हमने दो पैरेलल लाइन लिया और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दी, मतलब तिर्यक रेखा काट दी, तो यहाँ कोण बनेगा। मान लेते इसका नाम हो गया 1, यहाँ भी कोण बनेगा, इसका नाम हो गया 2, इसका नाम हो गया 3 और इसका नाम हो गया 4। उसी तरीके से यहाँ भी तो कोण बनेंगे। तो एंगल 4 तक हो गया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, एंगल 7, और यहाँ हो गया एंगल 8। तो फर्स्ट को लेके चलते हैं। फर्स्ट केस क्या है? तो जहाँ भी ये जेड शेप अगर आपको दिखे, ठीक है, एकांतर कोण के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं, जहाँ भी आपको जेड शेप दिखे। अब जेड शेप कैसे भी हो सकता है, तो देखिए जेड कैसे बनता है, ऐसे। तो जेड शेप बन रहा है, उसको बनाते हैं। यहाँ पे था एंगल 3, यहाँ पे एंगल था 5। तो हमने क्या देखा? एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या है? बराबर है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको बोलते हैं एकांतर कोण या फिर अल्टरनेट एंगल, संगत। चलिए, अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से हम लोग इसमें दिखा सकते हैं जेड शेप एक और बनेगा। अब जेड का उल्टा भी हो सकता है, इस तरीके से आकर ऐसे, इस तरीके से आकर ऐसे। यहाँ क्या एंगल था 4, यहाँ क्या एंगल था 6। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों आपस में बराबर हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, या फिर इसी को हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। चलिए, दूसरा होता है संगत कोण। संगत कोण में होता क्या है? यहाँ पे एफ शेप जहाँ भी आपको दिखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संगत कोण, ठीक है। अब एफ शेप कहाँ बन रहा है? इस तरीके से आ रहे हैं। तो चलिए, ऐसे था और एक ऐसे था, एफ के जैसा शेप बन रहा है। तो यहाँ पे एक कोण था
और यहाँ पे एक कोण था, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एंगल यहाँ पे था 1, यहाँ पे एंगल था 5, तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। उसी तरीके से यहाँ भी तो एफ से बन रहा है इस साइड में, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण कहे जाएंगे, ठीक है, संगत कोण, संगत कोण। इसके बाद थर्ड आता है शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए एंगल 2 के अपोजिट कौन है यहाँ पे, एंगल 4, ठीक है, यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। ये सारे कौन से हैं, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये सब आपस में बराबर हुए। ये संगत कोण थे, आपस में बराबर हुआ। संगत कोण और भी हैं, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, इसको भी लिख देते हैं इसी में। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हुआ। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये क्या हुए, तो संगत कोण हुए। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने यहाँ तक देख लिया कि ज्योमेट्री में पॉइंट, लाइन, टाइप्स ऑफ लाइंस, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, यहाँ तक हमने देख लिया। अब अगले टर्न पे हम लोग नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे।